everyone and welcome back to my YouTube channel. This is going to be the third video of our learning for beginners trading for beginners series और आज के वीडियो में हम बेसिकली यही बात करेंगे कि हम वॉच लिस्ट कैसे बनाते हैं। अगर हमारे पास 10 स्टॉक है तो उसको ट्रिम करके 5 पे 6 पे कैसे लेके आते हैं या उससे भी कम पे कैसे लेके आते हैं। हम कौन से इंडिकेटर्स हमें यूज़ करने चाहिए जिससे कि हमारी ट्रेडिंग थोड़ी सिंपल और इजी हो जाए। एंट्री कहाँ करनी चाहिए, एग्ज़िट कहाँ करनी चाहिए और कैसे एट द एंड ऑफ द डे आपको आपके अकाउंट वैल्यू पे एक इम्पैक्ट दिखता है कि हाँ मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो उसका क्या कोई फ्रूटफुल रिजल्ट निकल रहा है या अभी हम एक लीन फेज से जा रहे हैं, आने वाला टाइम हमारे लिए बेटर हो सकता है क्योंकि सबका ट्रेडिंग स्टाइल अलग अलग होता है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द करिकुलम ऑफ दिस वीडियो, सो प्लीज़ स्टे टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। ये एक लर्निंग वीडियो है कम्प्लीटली ऑन एजुकेशन पर्पस, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई कोर्स वोर्स बेच रहा हूँ। सो ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बेसिकली जैसे कि आप हमेशा देखते होगे मेरे वीडियो पे, पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास ट्रेडिंग व्यू का जो प्रीमियम वाला आपका अगर सब्सक्रिप्शन है तो उसमें आप क्या मल्टीपल वॉच लिस्ट बना सकते हो। जो भी आप अपनी रैंडम नाम देना चाहते हो जिन भी वॉच लिस्ट को, जैसा कि आप मोमेंटम में कोई सेटअप्स है उनको ट्रैक करना चाहते हो या हाईएस्ट वॉल्यूम एवर के कैंडल्स वाले आप सेटअप को ट्रैक करना चाहते हो या कुछ ऐसे सेटअप्स जो फर्स्ट टाइम 9 EMA के पास आए हैं, अलग अलग सेक्टर्स के आयरन एंड स्टील हो गए। जैसे आप इधर जाके देखोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि कौन से आयरन एंड स्टील के स्टॉक्स है जो कि लिस्टेड है मार्केट में। या आप इधर जाओगे आप देखोगे बैंकिंग में, तो बैंकिंग में जाओगे तो उधर आपको मिल जाएगा वापस से सेम चीज़ की प्राइवेट बैंक्स कौन से हैं, पब्लिक बैंक्स कौन से हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई सेक्शन ऐड करना हो तो सिमिलरली आप देख सकते हो। जैसे मैंने एक नया IPO का बना रखा है कि नए IPO वाले स्टॉक्स का एक अलग से आप वॉच लिस्ट बना सकते हो। या अगर हम जाके देखें, जैसे ये एक पर्टिकुलरली एक डार्क हॉर्स है जो कि सर्किट स्टॉक्स है जो कि मैं ट्रैक करता हूँ कि इनमें से कहीं पे अगर कोई अच्छी स्टोरी अनफोल्ड होती है तो क्या पता इनमें एक अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिल। सो आप रिस्की आपके नॉर्मल, जैसे यहाँ पे HB होल्डिंग्स की कौन से मेरे होल्डिंग्स में स्टॉक्स है वो मैंने यहाँ पे डाल रखे लॉन्ग टर्म वाले। सो देर आर ऑल डिफरेंट थिंग, रेलवेज, DRT आप ऐसे खुद के लिए बना सकते हो सारे। तो अगर आपके पास प्रीमियम नहीं है तो ये चीज़ आप नहीं बना सकते, बट अगर आपके पास प्रीमियम है तो फिर ये सब चीज़ें। और ट्रेडिंग व्यू का जो प्लान है वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर हो। तो मैं पार्ट टाइम ट्रेडर हूँ, फिर भी मेरे लिए ये चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प की तरह सामने आई है। सो ट्रेडिंग व्यू इज़ अ मस्ट, प्रीमियम इज़ मस्ट अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर हो तो। सो येस, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं वॉच लिस्ट कैसे बनाता हूँ जनरली। जैसे कि हमने सेकेंड वीडियो में डिस्कस किया था, जो लर्निंग पार्ट 2 वाला जो वीडियो था, कि मैं कौन से स्क्रीनर्स स्कैनर्स यूज़ करता हूँ पर्टिकुलरली कोई भी स्टॉक को मेरे वॉच लिस्ट में डालने के लिए। सो बेसिकली मैं आपको 2 स्कैन्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किए थे कि एक IB डेली स्कैनिंग जो कि मैं डेली बेसिस पे यूज़ करता हूँ, एंड देन देर इज़ मोमेंटम जो कि मैं वीकली पे यूज़ करता हूँ। सो लाइक आज सैटरडे है तो मैं आज स्कैनिंग करने बैठूंगा तो मैं क्या करूँगा, मैं मोमेंटम वाला जो स्क्रीनर है उसको खोलूँगा, जाके देखूँगा कि उसमें कितने स्टॉक्स है। अब नियरली अगर आप देखोगे तो 660 स्टॉक्स है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले वॉल्यूम फ़िल्टर डालता हूँ कि हाईएस्ट वॉल्यूम से लोएस्ट वॉल्यूम जाना है मुझे, क्योंकि मेरे लिए वॉल्यूम एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। सो अब मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा अगेन इसको एक्सेल में कन्वर्ट करूँगा। सो एक्सेल डाउनलोड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको जो फार्मूला बताया था, आपको नॉर्मली बस ये चीज़ करनी है, यहाँ पे ये फार्मूला डालना है और एंटर दबाना है। आपके पास आ गया ये स्टॉक, आपको यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है। ये सारे स्टॉक्स को Ctrl+C करना है, वापस से ऑल टैप करके यहाँ पे आना है, इधर आना है। यहाँ पे आपके पास आप एक एक्स्ट्रा अगर आप बना सकते हो तो एक्स्ट्रा बना दो, जैसे कि हम बोलते हैं क्रिएट न्यू लिस्ट। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने बताता हूँ कैसे करते हैं। हम बोल देंगे यहाँ पे स्कैनिंग वीकली, ये हमने यहाँ पे रेडी कर दिया। यहाँ पे हम प्लस पे दबाएंगे, Ctrl+V करेंगे और एंटर दबा देंगे। तो जैसे आप एंटर दबाओगे पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगी। अब आपको जाके जनरली एक एक स्टॉक देखना है। मैं ऐसा करता हूँ, दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर, क्योंकि मेरे को मैनुअल स्कैनिंग बहुत अच्छी लगती है एंड वीकेंड पे मैं टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ कि कौन से स्टॉक्स मोमेंटम में रहे हैं, कौन विनर रहा है, क्या रीज़न है, मैं स्टडी करना चाहता हूँ। जैसे अब GMR है तो मैं जाऊँगा, मैं देखूँगा अच्छा 12% मूव हुआ। मैं अगर मैं नहीं देखूँगा कि भाई 12% मूव हो गया, मेरे को नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन आप जाके स्कैन करोगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें एक हाईएस्ट वॉल्यूम एवर का कैंडल बना है। तो आप क्या करोगे, अब जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इसको डायरेक्टली जाके मेरे एक पर्टिकुलर वॉच लिस्ट में, जो कि मैंने ये रडार वाली वॉच लिस्ट बनाई है, इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, ताकि जब भी
आने वाले कुछ दिनों में अगर ये यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेट होके इधर यहाँ पे आता है और वो 9 EMA के साथ कैच कर जाता है इतने दिनों में, तो फिर मेरे लिए एक वो ट्रेड वहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। सो आपको वॉच लिस्ट ऐसे नहीं बनानी कि कहाँ पे सेटअप्स ऑलरेडी बन चुके हैं, आपको ये भी सोचना है कि कहाँ पे सेटअप्स बन सकते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है कितने बड़े बेस में से निकला है ये स्टॉक नियरली अगस्त से लेके एक बहुत बड़ा बेस बनाया, फाइनली उसका ब्रेकआउट दिया। अब अगर ये यहाँ पे 9 EMA के साथ कैच कर जाता है, यहाँ पे एक दो टाइट कैंडल बना देता है, एक अच्छा ट्रेड इसमें भी पॉसिबल है। सो ऐसे करना है आपको, ऐसे वॉच लिस्ट बनानी है आपके लिए, खुद के लिए। रिलायंस पावर हो गया, आलोक इंडस्ट्रीज़ हो गया, ये 10-12% मूवर्स है, मूव कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि क्या हम इनको वॉच लिस्ट में नहीं रखेंगे? नहीं, अगर उनमें वॉल्यूम के साथ एक बहुत बड़े वीकली टाइम फ्रेम पे अगर ब्रेकआउट आया, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट आया, सो ऐसे सेटअप्स को आप आपके रडार पे रख सकते हो। आईवी रियल एस्टेट, हमने कल ही इसके बारे में बात किया था, आई मीन इन द लास्ट वीडियो जो कि हमने स्कैनिंग सेशन किया था, तो उसमें हमने बात किया था कि वीकली पे बहुत शानदार सेट हो रहा है, बहुत शानदार, एंड कल ही इसमें हमारी एंट्री ट्रिगर हो गई और डे हाई पे क्लोज किया है, एंड दैट टू विथ वेरी 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 सपोर्टिंग वॉल्यूम, जो कि उसके साल का हाईएस्ट वॉल्यूम बनाया है। सो ट्रेंडिंग रहना चाहिए यहाँ से वापस से। अगर मान लो अब आप ये सोचो आपने मिस कर दिया, तो अब मैं क्या करूँ, छोड़ दूँ उसको, ट्रैक नहीं करूँ? नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ये अभी चल गया है, हो सकता है कल वापस चले, उसके बाद थोड़ा करेक्ट होके नीचे आए या यहीं पे कंसोलिडेट करे, तब तक इसके 9 EMA के साथ कैच हो जाए, एक दो इधर टाइट कैंडल बना दे, आप वापस से एक ब्रेकआउट के लिए यहाँ पे एक वापस ट्रेड सेटअप को आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये सब चीज़ों को आपको ऐसे देखना पड़ेगा, ये नहीं कि अरे यार कोई स्टॉक मूव हो गया उसको ट्रैक करना ही छोड़ दो। मैं पहले बहुत बहुत ये गलती करता था, बट फिर मुझे समझ में आया कि कहीं पे ब्रेकआउट आया है उसका मतलब ये है कि वहाँ पे इनिशियल बाइंग फोर्स आ चुका है। अब जब कंसोलिडेशन होगा, वीक होल्डर्स निकलेंगे, तब एक वापस से एक ट्रेडिंग सेटअप बनेगा वहाँ पे, और तब हमें उसको मिस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो एक ट्रेंड में जा चुका है, अब वो चलता रहेगा तो आप उसमें पैसा बना सकते हो इजीली। अब ये आप देखो कितने दिनों का इसने कंसोलिडेशन ब्रेक किया है इसने, पर्टिकुलरली अगर आप देखो ये कितना बड़ा कंसोलिडेशन था, ये नियरली अगस्त से लेके अगेन, तो नियरली 3 महीने का कंसोलिडेशन ब्रेक किया, तो क्या एक कैंडल में हो जाएगा? नहीं, उम्मीद है ये वापस से यहाँ से 100 के लेवल्स दिखाएगा, बट ऐसा नहीं कि एक ही जिफे में दिखा देगा। हो सकता है यहाँ पे ये थोड़ा कंसोलिडेशन करे, एक रेंज बनाए, उसके बाद एक ब्रेकआउट दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप तब ट्रेड करिएगा, तब आप एक साइजेबल क्वांटिटी लीजिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ट्रेड करना चाहिए बेसिकली कुछ ऐसे स्टॉक्स को जो ऑलरेडी मूव कर चुके हैं। तो मैं यही करता हूँ, मैं जाके सारे स्टॉक्स देखता हूँ, कहाँ पे लगता है कि अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी पॉसिबल है, तो उनको मैं अपने रडार वाले वॉच लिस्ट में डालता हूँ। जैसे अभी तक मैंने स्कैनिंग नहीं किया आने वाले वीक के लिए, तो अब मैं ये सब स्कैनिंग करूँगा। मैं यहाँ पे बेसिकली अपने वॉच लिस्ट में इनको ऐड करता रहूँगा। जैसे ये जनरल वॉच लिस्ट है, तो आप इधर देखोगे जैसे वेस्टकॉन इंजीनियर्स है, तो इसमें एक बहुत बड़ा टाइम, बहुत बड़े लंबे कंसोलिडेशन के अंदर है ये स्टॉक। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको डायरेक्टली खरीद लूँगा। जब भी मेरे पास एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इसमें मिलेगी, मैं रेडी हूँ, मेरे वॉच लिस्ट में मैंने उसको डाल के रखा है कि एक मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पे, तो फिर मैं डेफिनेटली एक एंट्री बनाऊँगा। ड्रीम फोक्स है, एक बॉटमिंग सेटअप है कि ये यहाँ से नियरली एक बहुत बड़ा बेस बना के आया है, फाइनली अब वापस से यहाँ पे कंसोलिडेशन करने लगा है। हाँ, थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है, मे बी ये सक्सेसफुल हो नहीं हो, दैट इज़ नॉट इन आवर हैंड, बट अगर ये वापस से EMA अंडरकट करके चलता है तो हम एक ट्रेड बना सकते हैं इसमें। अब FCL है, FCL में एक बहुत शानदार मूव आया, जैसे कि जो हम अभी IB रियल एस्टेट की बात कर रहे थे, इसमें एक बहुत शानदार मूव आया, उसके बाद देखिए कम्प्लीटली साइडवेज जा चुका है, और एक फ्लैग जो है उसमें हाइज जो है ऊपर की तरफ लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर एक दो यहाँ पे टाइट कैंडल्स मिल जाए, क्योंकि ये 9 EMA के साथ ऑलरेडी कैच कर चुका है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक यहाँ से वापस से मूव दिखाएगा। क्यों? क्योंकि आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे अगर जाके देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों आपको सेटअप्स पे कन्विक्शन होना चाहिए मल्टीपल टाइम फ्रेम से। ये देखिए, तो कहीं ना कहीं इसने अपने वीकली ब्रेकआउट दे चुका है। अब ऑल टाइम हाई का इसका एक ब्रेकआउट पेंडिंग है अभी भी, तो जैसे ही ये 380 390 के लेवल्स निकालता है, तो फिर हम कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप पूछोगे अर्षित भाई लेवल्स कैसे डिसाइड करें? देखिए, जनरली टारगेट दिमाग में नहीं रखना चाहिए, बट अगर आप एक डिसिप्लिन्ड हो तो आप फिबोनाची का यूज़ करके एक नॉर्मल एक बड़े टाइम फ्रेम पे टारगेट निकालोगे, तो भी इसका टारगेट 530 के आसपास आता है, अगर ये 410 के ऊपर एक वीकली क्लोजिंग देता है तो। सो फिबोनाची इज बेसिकली जस्ट टू डिटरमाइन द टारगेट्स व्हेन द चार्ट इज हेडिंग इन द वर्जिन टेरिटरी, एक ऐसी टेरिटरी पे जहाँ पे कभी वो पहले था नहीं। सो आप देखोगे ये इसका रिट्रेसमेंट और उसके बाद वापस से एक ब्रेकआउट, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 530 540 के लेवल्स क्या पता ये दिखा सकता है। सो
ये सब मेरी वॉच लिस्ट में है। अभी जैसे ऑन मोबाइल है, ऑन मोबाइल बहुत टाइम से एक लंबे कंसोलिडेशन में चल रहा है और अभी नियर द लोज अवेलेबल है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं ज़्यादा खरीद लूँगा, बट मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा। रीज़न क्या है वॉच लिस्ट में रहने का? क्योंकि ये अभी अपने एग्जैक्टली रेंज के लोज के आसपास है, एग्जैक्टली वहीं पे है और एक कंसोलिडेशन टाइट कैंडल्स बना रहा है। वॉल्यूम जो है उसका कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। ये यहाँ से निकलेगा अगर तो एक बहुत बड़ा रेंज का ब्रेकआउट इसमें पॉसिबल है। जैसे कि आप वॉकहार्ड में जाके देखिए, वॉकहार्ड में क्या हुआ था, सिमिलर चीज़ हुई थी। वॉकहार्ड में भी बहुत बड़े कंसोलिडेशन से जा रहा था। ये वाला फेज़ अगर आप देखो, ये देखिए, ये वाला जो फेज़ है इसका, ये देखिए मैंने ट्रेंड लाइन बना के भी रखी हुई है। ये वाला जो फेज़ है इसमें आपको क्लियरली विजिबल है कि कितने बड़े कंसोलिडेशन में ये पर्टिकुलर स्टॉक एक ट्रेड कर रहा था। वो अगर आप टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो 15 जून से नियरली 10 नवंबर, तो आप देख लीजिए कितने महीने हो गए। और उसके बाद निकला तो कैसे वायलेंटली मूव किया उसने 240 से 360 सीधा। एंड इस तरीके से अब आप देखोगे यहाँ पे आप कि हाँ एक वापस से एक रेंज में घुस गया, एक कंसोलिडेशन कर रहा है, एक फ्लैग एंड पोल जैसा पैटर्न वापस से कहीं ना कहीं विजिबल है। सो ये सब चीज़ें कब होंगी? जब आपको जो स्टॉक्स है, आपके जो भी सेटअप्स है, वो आपके दिमाग में इम्प्रिंटेड रहेंगे कि हाँ ये सेटअप में ये पर्टिकुलर सेटअप, ये पर्टिकुलर स्टॉक में ये पर्टिकुलर सेटअप फॉर्म हो रहा है। इसमें हाईएस्ट वॉल्यूम एवर कैंडल बन चुकी है, हाईएस्ट वॉल्यूम क्वार्टर के रिकॉर्ड उसने तोड़ रखे हैं 2-3 बार। सो ये सब जब आप बार बार सेटअप्स देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप सिंपल बस किसी के ट्विटर हैंडल पे जाके देख लो, अरे यार ये स्टॉक्स है, ठीक है, अब मेरे को स्कैनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। आप कभी भी एक बोरोड कन्विक्शन पे मतलब किसी के बोरोड आइडिया पे आप कन्विक्शन नहीं ला पाओगे, और कन्विक्शन आएगा तभी आपका बड़ा पैसा बनेगा, वरना बड़ा पैसा नहीं बनने वाला डेफिनेटली। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। एक अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है, ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक अच्छा ट्रेडर हूँ, मैं भी एक स्ट्रगलर ही हूँ, लेकिन अगर एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो हमें क्या करना है, हमें हमें अपने आप को इतना कैपेबल बनाना है कि हम किसी पे डिपेंडेबल नहीं रहेंगे। तो स्कैनिंग मैं बेसिकली ऐसे करता हूँ, फिर जैसे ही मैं चाहता हूँ, ये मेरा मैंने आपको बता दी कि मैं वीकली ऐसे करता हूँ। फिर मैं आपको ये भी मैंने शेयर कर रखा है आपके साथ, IB डेली स्कैनिंग। मैं चाहता हूँ इनमें जो सेटअप्स होते हैं, फिर वो सेटअप्स को मैं स्कैन करता हूँ। यहाँ से मैं अगले दिन की एक फाइनल एक लिस्ट बनाता हूँ, क्योंकि इनसाइड बार्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रेड करने के लिए। जैसे फेल भी होते हैं, जैसे कल मैप माई इंडिया मेरे लिए फेल हुआ, तो कोई गम नहीं है उसका, क्योंकि फेल हुआ, मेरे को 1% का स्टॉप लेना पड़ा ये। लेकिन ये सेटअप अभी भी बुरा नहीं है, आपको ऑब्वियसली दिख रहा है अभी तक उसने अपने वो बेस में ही कंसोलिडेट कर रहा है। सो अगेन मैप माई इंडिया इज डेफिनेटली गोइंग टू बी इन माई वॉच लिस्ट फॉर नेक्स्ट वीक ऑल्सो, क्योंकि वॉल्यूम कंप्लीटली ड्राई है, अभी भी हाइस के पास ही ट्रेड कर रहा है। तो 1% का स्टॉप लिया। लेकिन सिमिलरली अगर मैं बोलूँ आपको कि आयरेडा में भी मैंने सेम इसी थॉट से, अगर आप देखो यहाँ पे भी एक इनसाइड बार बनाया था, उसी इनसाइड बार को मैंने ट्रेड किया। मुझे 13% इंट्राडे अगर प्रॉफिट हुआ है और 1% इंट्राडे गया है। और इसमें क्या होता है ना, बेसिकली अगर आपका लूज़र होता है कोई पर्टिकुलर स्टॉक जो आपको मूव नहीं दे रहा है, तो आप उसमें छोटी साइज़ लगाते हो। लेकिन जब अगर आपका स्टॉक मूव करने लग जाता है तो आप उसमें बड़ी साइज़ लगाते हो। सेम मेरे साथ आयरेडा में हुआ। मैंने मैप में इंडिया में पोर्टफोलियो का 10% साइज़ लगाया और 1% का स्टॉप लिया, लेकिन आयरेडा में मैंने 30% साइज़ लगाया और उसमें मुझे 12% का गेन हुआ। सो यू सी नियरली 3x साइज़ पे अगर आपको 12 टाइम्स ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है तो कितना बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है आपके पोर्टफोलियो पे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट दैट वे कि आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन जो है वो कहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए, विनर पे ज़्यादा होना चाहिए या बेसिकली जो आपका लैग कर रहा है उस पर ज़्यादा होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को नोट करिए हमेशा। कभी मैं अगर आपके साथ वीडियो में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी ये सब चीज़ें सीख रहा हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हूँ मार्केट में, बट स्टिल आई एम लर्निंग एंड आई एम शेयरिंग दैट एवरीथिंग विथ यू। सो यही सब मैं भी सीख रहा हूँ अभी कि कैसे आप अपने पोर्टफोलियो अकाउंट साइज को जल्दी ग्रो कर सकते हो। हमेशा जो जीत रहा है उसके साथ रहिए। अब जैसे प्रीति इंटरनेशनल, दिस इज़ अ कैश स्टॉक, बट कैश स्टॉक में भी आप यही सेम फंडा लगाइए। इसमें भी मैंने सेम फंडा लगाया। इसमें मेरी डिस्क्लेमर, मेरी पोजीशन है। अब क्यों पोजीशन बनाई मैंने, तो आप एक सिंपल सी चीज़ देखिए कि यहाँ पे इसका एक हाईएस्ट था, यहाँ पे 2-3 बार, इधर फाइनली 2 अपर सर्किट से ब्रेक किया, कंसोलिडेशन में गया। जैसे ही इस हाइस को इसने निकाला मेरी एंट्री हो गई थी, और अभी मैं दो अपर सर्किट के साथ बैठा हूँ इस पर्टिकुलर स्टॉक में। लेकिन अगर आप जाके देखो वीकली टाइम फ्रेम पे, तो आपका कन्विक्शन अलग ही लेवल पे चला जाएगा। ये देखें कि भाई ये तो अगेन वर्जिन टेरिटरी में, तो आप नॉर्मल एक फिबोनाची लेवल्स निकालोगे कि भाई वर्जिन टेरिटरी में तो मैं टारगेट्स कैसे इसके डिटरमाइन करूँ, तो 297 के टारगेट्स तो आपको फिबोनाची दिखा रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि फिबोनाची के लेवल से मतलब टारगेट आ ही जाएगा, नहीं, बट दिस इज़ टू
देखने के लिए कि हाँ एक अगर अपसाइड हम देखते हैं कहाँ तक पॉसिबल है, शायद तक इसमें अपसाइड तो बहुत ऊपर तक पॉसिबल है, फिबोनाची लेवल्स तो बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट जस्ट टू एक टारगेट निकालने के लिए कि वर्जिन टेरिटरी में वरना आप टारगेट कैसे निकालोगे। सो अगेन यू सी कैश स्टॉक्स में भी आप सेम फंडा निकालो कि ऑल टाइम हाइस के पास कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पे, एंड जैसे ही इस लेवल्स को ब्रेक किया आपने एंट्री ले ली और आप बैठे हो अभी 10% गेंस में 2 दिन में अगर आपके 10% साइज पे 10% गेंस है तो इट इज़ अ गुड रिटर्न, क्योंकि 10% एलोकेशन है एक पर्टिकुलर स्टॉक में, इट इज़ अ गुड एलोकेशन। पहले मैंने जब स्टार्ट किया था तब मैं 5% करता था, क्योंकि उस टाइम मुझे इतना पता नहीं था। अभी मैं 10% करता हूँ रिस्क कैटेगरीज में, अगर कन्विक्शन है तो मैं 30-40% तक भी जाता हूँ। सो यू सी ऐसे ऐसे आप डेवलप होगे, जब आप खुद ट्रेडिंग करते रहोगे ना तभी आपको सीखने में आएगा। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, ना आप मेरे वीडियो से सीख सकते हो ना किसी और की वीडियो से सीख सकते हो। सीखोगे थियोरी, प्रैक्टिकल जब तक नहीं करोगे तब तक सीधी सी बात है। आप खुद समझ लीजिए, हम पबजी खेलते हैं, अगर हमें ग्राउंड पे ले जाए कोई और हम लोग को बोला जाए कि आप सेम एम करिए, सेम शूट करिए जैसे आप पबजी में करते हो 8x के साथ, 4x के साथ, 6x के साथ, नहीं होगा वो चीज़, बहुत मुश्किल है। सो यू सी ऐसी वॉच लिस्ट आप बनाते रहेंगे, ट्रेड करते रहेंगे। सिंपल सा ही कंसेप्ट हमेशा, स्नाइडर है जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, स्नाइडर नहीं फेमस था लेकिन हम रडार पे क्यों रखते हैं इसको, क्योंकि ये देखिए 4 लगातार टाइट कैंडल्स बनाई है, एंड दैट टू मैंने वीडियो में कवर भी किया था, आपको पता है। तो 1 टच, 2 टच, 3, 4, 5, छठे पे उसने ब्रेकआउट दिया, अपने इन हाइज को निकाला। अगर आप वॉल्यूम देखो तो 1400% आर वॉल्यूम है उसका। सो यही सब चीज़ें हैं जो आप सेटअप जब खुद ढूंढोगे, खुद उनमें कन्विक्शन आएगा तभी, क्योंकि ये आपने देखा होगा ट्विटर पे, नहीं बहुत कम लोगों ने इसके बारे में शायद डिस्कस किया होगा। तो वही चीज़ है कि आप सेटअप्स खुद ढूंढोगे, खुद ट्रेड करोगे, खुद को मज़ा आएगा, खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और बस वही तो चाहिए एक ट्रेडर को। अगर कॉन्फिडेंस आ गया तो बस ख़त्म है सब कुछ। अब मैं आपको बताता हूँ मैं इंडिकेटर्स कौन से यूज़ करता हूँ। सिर्फ 2 इंडिकेटर्स हैं मेरे पास, मैं कुछ और यूज़ नहीं करता, क्योंकि मैं किसी और चीज़ पे बिलीव भी नहीं करता हूँ। क्वार्टरली अर्निंग्स मैं कभी कभी देखता हूँ, इसको मैं इतना ज़्यादा एट प्रेजेंट अभी इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ, मतलब कि मेरे से मतलब वॉच लिस्ट पे रहना, सॉरी आई मीन मेरे स्क्रीन पे रहना चाहिए। बट मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट सिर्फ 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है वॉल्यूम। अगर मैं ईएमए भी निकाल दूँ ना तो भी मुझे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे लिए वॉल्यूम है सब कुछ, वॉल्यूम से ज़्यादा मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। प्राइस वॉल्यूम एक्शन अगर आप पढ़ना सीख गए ना तो बस फिर आप एक्सेल कर जाओगे। आपको कोई किताब, कोई कोर्स, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल है। अभी मैं जनरली इस चार्ट को कैसे देखता हूँ, लोग देखेंगे अरे गया फिर बढ़ा नहीं, एग्जिट कर रहे होंगे, ये हो गया वो हो गया फलाना, नहीं। मैं इस चार्ट को ऐसे देखता हूँ, मेरे लिए ये चार्ट ये है, सिंपल। मेरे लिए चार्ट में और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई क्या पैटर्न बन रहा है, क्या फलाना ढिमका दुनिया का खबर हो रहा है, इसमें नहीं। ये हो रहा है वो, और वो भी कहाँ पे हो रहा है, मेरे लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हो रहा है, एक गैप के साथ वॉल्यूम्स का ब्रेकआउट। गैप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक गैप अप हुआ 13% ऊपर, अर्निंग्स के बाद उसने क्लोज किया, कभी उसके लोस को तोड़ा नहीं, वहाँ से 75% की रैली, और उसके बाद एक तगड़ा कंसोलिडेशन। और वॉल्यूम, इस वॉल्यूम्स के बाद अगर आप वॉल्यूम देखें तो कम्प्लीटली नीचे जा रहे हैं, और जब भी वॉल्यूम्स आ रहे हैं वो खाली बाइंग साइड पे वॉल्यूम्स आ रहे हैं। यही तो चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं ना हमें एज अ ट्रेडर, कि वॉल्यूम्स ड्राई हो गए हैं और स्टॉक गिर नहीं रहा है, यानी कि डिनायल है। वरना तो जनरली अगर आप देखो स्टॉक अगर 140 से 360 आ गया है तो उसको तो फिर गिरना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं आ रही। यानी कि जो इस रैली के जो बायर्स हैं वो एग्जिट ही नहीं कर रहे, उनको और उम्मीद है यहाँ पे, और उम्मीद है कि यार ये और ऊपर जाएगा। इसको हम बोलते हैं डिनायल टू गो डाउन। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, प्रीमियर एक्सप्लोजन करके जो स्टॉक है, ये रहा प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स, सॉरी। सो इसमें क्या हुआ था, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इसमें मैंने यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिस करी थी, बट ये स्टॉक पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, बस एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या कि मैं, एक बहुत बड़े ट्रेडर है अपने मार्केट के, बहुत बड़े, मतलब उनके 200-300 के फॉलोअर्स हैं, तो उनसे मिलने गया एक दिन में, तो उन्होंने बोला हर्षित मैं इसको यहाँ पे ख़रीद रहा हूँ अभी, क्योंकि उन्होंने ये रैली मिस कर दी थी। तो मैं एकदम शॉक हो गया कि सर कैसे, मतलब एक स्टॉक जो 450 से 1000 आ गया है, दैट टू विद इन 2-3 वीक्स, आप उसको 1000 के पास ख़रीद रहे हो।
मैं ये चीज़ बिलीव नहीं कर सकता। तो उन्होंने बोला हर्षित दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपीरियंस ऑफ 18-20 साल के एक्सपीरियंस में और 2-3 साल के एक्सपीरियंस वाले ट्रेडर्स में, क्योंकि मैं अवॉइड कर रहा था लेकिन वो खरीद रहे थे 20 साल के एक्सपीरियंस होने के बाद, क्योंकि उन्होंने बोला हर्षित ऑल टाइम हाइस पे है, हाईएस्ट वॉल्यूम एवर के साथ ब्रेकआउट दिया है और ये 1000 पे आया है 20 जुलाई को और 1000 पे ही ट्रेड कर रहा है 7 अगस्त को भी। तो डिनायल है नीचे जाने का, एकदम कंप्लीट डिनायल है नीचे जाने का। तो मेरे को कोई ऐसा रीज़न नहीं दिखता कि मैं इसको नहीं खरीदूँ। उन्होंने वहाँ ख़रीदा उसको और अगर हम आगे फास्ट फॉरवर्ड करें उसको तो वो अभी तक बैठे हैं इसमें। वो उन्होंने उनकी एंट्री यहाँ की थी, नियरली 970 के आसपास की एंट्री थी और आप देख सकते हो उस लेवल्स को कैसे रिस्पेक्ट किया है स्टॉक में। ये देखिए आप, मैं बस प्ले करते रह रहा हूँ आपको, आप देखते रहिए। देखिए हम सोचेंगे हमने 1000 पे मिस करके अच्छा किया कि अरे यार वो 450 से 1000 आ गया था, लेकिन 450 से 1000 रिटेलर्स नहीं लेके आए हैं, बड़े लोग लेके आए हैं। और बड़े लोग अगर 1000 तक लाए हैं तो वो 1000 के आगे भी लेके जाएंगे, सीधी सी बात है। आप अपार इंडस्ट्रीज़ की बात कर लीजिए, आप बीएसई की बात कर लीजिए, आप एचबीएल पावर की बात कर लीजिए, आप जीनस पावर की बात कर लीजिए, किसी की भी बात कर लीजिए। अपार इंडस्ट्रीज़ ने जो रिटर्न्स दिए हैं पिछले 2 साल में, अनइमेजिनेबल रिटर्न्स है। स्टॉक हैज़ मूव फ्रॉम 600 लेवल्स टू 6000, 10x हो गया है नियरली। और मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ बीच बीच में उसने देते रहा है। तो सब जब 650 से 1000 आया होगा, 1200 आया होगा, तो डेफिनेटली हमने सोचा अरे यार डबल हो गया, अब क्या खरीदें इसको। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमें यही चीज़ देखनी कि कहाँ पे ऑलरेडी बायर्स घुस चुके हैं और कहाँ पे अब हम एंट्री ले सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ मोमेंटम वाले स्टॉक्स में ही जाइए। ये मत करिए कि मैं बॉटम फिशिंग करूँगा या मैं बस अब मैंने खरीद लिया तो यहाँ से मूव होना चाहिए, ये चीज़ नहीं। जो चार्ट कह रहा है उसके साथ जाइए, उसी वहीं पे आपकी भलाई है, वहीं पे आपके पोर्टफोलियो की भलाई है, वहीं पे आप सब हर एक चीज़ की भलाई है। इलेक्ट्रिकास्ट है, जैसे मैंने 40-50 पे सोचा कि अरे यार ये तो 30 से 50 आ गया इतना जल्दी। यहाँ की बात है, एग्जैक्टली मुझे याद है, यहाँ की बात है 50 पे, ये नियरली आप देखिए 30 से 50 आ गया था एकदम छोटे स्पैन में। मैंने सोचा अरे छोड़िए अभी नहीं लेता हूँ। ये 50 से फिर 60 आ गया, मैंने सोचा ठीक है अभी थोड़ा करेक्शन आएगा। 60 से आप देख लीजिए ये 120 पहुँच गया और अब ट्विटर पे कितना वायरल हो रहा है ये। सो यही चीज़ें होती है। कभी भी आप रिग्रेट से अगर आप ट्रेड करते रहेंगे ना कि अरे नीचे आने दो फिर खरीदूंगा, तो आप मोमेंटम वाले मार्केट में कभी पैसा नहीं बना पाएंगे। ये चीज़ हमेशा याद रखना। सो मैं यही बताना चाहता था आपको इंडिकेटर्स के बारे में कि मैं दो ही इंडिकेटर्स ईएमए में भी मैं 921 ईएमए बेसिकली ट्रेडिंग के लिए यूज़ करता हूँ, डे ट्रेडिंग के लिए। और 55 इज़ बेसिकली अगर पोजिशनल मेरे पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक है तो मुझे एक सर ने कहा था कि एक कंसेप्ट है, उन्होंने मेरे को बताया था, मैं किसी दिन और वीडियो में बात करूँगा। उन्होंने 55 ईएमए का बताया था और मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हुआ था उस कंसेप्ट से। तो 55 ईएमए है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं, 50 ईएमए भी यूज़ कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक मिथ है, बस एक नंबर है कि आप अपने स्टॉक को, एक सेटअप को रडार पे रखने के लिए। सो मेनली हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ 9 और 21 है, ये चीज़ याद रखिए। 921 बोलो या 10 और 20 बोलो, दोनों सेम है, दोनों में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। अगर आप देखो मैं यहाँ पे जाके 921 की जगह 10 और 20 कर देता हूँ, आपको लगेगा अरे यार बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। ये देखिए हम गए यहाँ पे, हमने 10 किया और 21 को हमने 20 किया, ओके किया, कुछ इतना ज़्यादा चेंज नहीं आया, वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहा है। तो आप 9-21 को यूज़ करो, 10-20 को यूज़ करो, एक ही बात है। सो इंडिकेटर्स ओनली दो यूज़ करता हूँ मैं, ईएमए और वॉल्यूम, ख़त्म। और कुछ नहीं मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए प्राइस एक्शन इज़ किंग। मैंने 2 साल से अपने आप को बस इसीलिए एक माइंडसेट बिठा लिया है कि हर्षित कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करना है, सिर्फ प्राइस एक्शन को जज करना है कि प्राइस एक्शन क्या हो रहा है। तो मैं तो बस इसको यही देखता हूँ, रैली आई, पुल बैक आया, फिर एक अच्छी मतलब एक अच्छा खासा एक मूव दिया, कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, पुल बैक टू 9 ईएमए, ब्रेकआउट, पुल बैक टू 21 ईएमए, मे बी ब्रेकिंग आउट अगेन। ये मेरा बेस यहाँ पे बन रहा है वापस से एक अच्छा खासा। दिस इज़ माई ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मैं ऐसे ही ट्रेड करता हूँ और मोमेंटम वाले मार्केट में फेवर भी होता है ये सब चीज़ें। सो वॉल्यूम को आप देखोगे, हर्षित भाई बाइंग साइड पे वॉल्यूम है, हर्षित भाई सेलिंग साइड पे कोई वॉल्यूम नहीं, हर्षित भाई बाइंग साइड पे वॉल्यूम है, हर्षित भाई सेलिंग साइड पे कोई वॉल्यूम नहीं है, कोई वॉल्यूम नहीं है। सो
दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्राइस वॉल्यूम अगर आप जज करना सीख गए, एवरीथिंग विल बी डन। सो ये दूसरी चीज़ जो मेरे को आपके साथ डिस्कस करनी थी। थर्ड चीज़, सब बात करते एंट्री एग्जिट के लिए डे ट्रेडिंग में कैसे, और डे ट्रेडिंग करनी चाहिए कि नहीं। तो डे अगेन सी, दिस इज़ आप पे डिपेंड करता है कि आप करना चाहते हो डे ट्रेडिंग या नहीं करना चाहते हो। जैसे आयरेडा है, तो आयरेडा में क्या था सेटअप, कल एकदम सिंपल था कि मेरे को इस सेटअप को 64.95 के ऊपर एंटर करना है। क्यों? क्योंकि ये इनसाइड बार है और ये मदर कैंडल है, मदर कैंडल की हाई है 64.95। तो उसके पहले की कैंडल देखोगे उसकी हाई 65 थी, तो कहीं ना कहीं पता है कि 64.9 65 के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। तो ऐसे केस में मैं क्या करता हूँ, मैं इंट्राडे में थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी के साथ एंटर करता हूँ, क्योंकि उसमें हमें मार्जिन मिलता है MI, इसमें मार्जिन पे ट्रेड करता हूँ। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी होती है जिनमें आप डेफिनेटली ये चीज़ कर सकते हो, हर जगह नहीं करना होता ये। तो अब जैसे आयरेडा है, तो आयरेडा में मैंने किया क्योंकि बहुत ही अच्छा ट्रेडेबल सेटअप था, तो मुझे लगा 65 के ऊपर एक अच्छी क्वांटिटी के साथ हम एंटर कर सकते हैं। मैंने बड़ी साइज़ ली, उसने अच्छा मूव भी दिया, और मैंने कहीं ना कहीं इंट्राडे मेरा एक पर्टिकुलरली प्रॉफिट बुक कर लिया उसमें। सो मैं कुछ फंड्स मेरे डे ट्रेडिंग के लिए रखता हूँ, कुछ फंड्स मेरे ऑब्वियसली हमारे जो स्विंग ट्रेड्स होते हैं उनके लिए रखता हूँ। लेकिन एडवाइजेबल यही है कि डे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, ये बात भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि उसमें चीज़ क्या होती है कि कुछ स्टॉक्स में आपको 2-3 दिन लग जाते हैं। जैसे कोचिन शिपयार्ड है, कोचिन में अब हुआ क्या, कोचिन एवरी डे इट ट्राइड टू मूव, हर रोज मूव करने का ट्राई करता था। यहाँ से बात कर रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे हर रोज़ ये मूव करने की कोशिश करता था। इस रेंज के बाद निकलने के पहले चलता था, फिर नीचे आता था, चलता था, नीचे आता था। तो इसमें नियरली अगर मैं मेरी इंट्राडे की बात करूँ तो मेरे 2 से 3 बार इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है। लेकिन जो पोजिशनल वाला है उसने पूरा का पूरा कवर कर लिया। यही चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस की स्ट्रक्चर कितना अच्छा है, तो उसके बेसिस पे आप सेटअप को होल्ड कर सकते हो या नहीं होल्ड कर सकते हो, वो वाली चीज़ है। अब आपको दिख रहा है, मैंने शायद कोचिन को जितना आप लोगों के साथ वीडियोस में शेयर किया उतना किसी स्टॉक को नहीं शेयर किया। कोचिन एवरी डे मैं आप लोग के साथ शेयर करता था, क्योंकि वो नियरली फेल नहीं हो रहा था। सेटअप फेल नहीं होता है, यानी कि कहीं ना कहीं वो हमारे रडार पे रहना चाहिए। सो यही चीज़ हो रही थी कोचिन में भी, फिर उसने निकाला अपना ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया है अभी भी। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। बट यही है कि मेरे को जहाँ तक याद है, इस दिन एक बार ऐसे लेट हुआ, इस दिन भी ऐसे लेट हुआ, इस दिन भी ऐसे लेट हुआ। 3 डेज कंसेक्यूटिवली मेरा इंट्राडे ऐसे लेट हुआ था। तो फिर वो पोजिशनल मूव करेगा, तो उसमें से आपका वो लॉस आप निकालोगे, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि शायद नहीं करना चाहिए था। सो एडवाइजेबल यही है कि डे ट्रेडिंग ज़्यादा मत करिए। 20-30% अगर आपका कुछ एक्स्ट्रा कैश है उसके साथ करिए, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, वरना डे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। मैं तो यही बोलता हूँ, पोजिशनल करिए आराम से। मेरा पहले ये प्रॉब्लम था कि मैं 100% कैपिटल के साथ मैं डे ट्रेडिंग करता था। लेकिन फिर अंकुर सर ने मेरे को बोला कि हर्षित डे ट्रेडिंग मत करो, ट्राई करो कि लेके जाओ ट्रेड्स को जो सेटअप अच्छे। फिर मैंने जैसे ही वो चेंज लाया मेरे में, तो मैं बहुत बड़ा थैंक्स बोलता हूँ अंकुर सर को। उनसे मैंने वॉच लिस्ट ट्रिम का भी मेरे को उन्होंने ही बोला, और कहीं ना कहीं वापस से ये डे ट्रेडिंग का भी मुझे उन्होंने ही बोला। तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला और फिर मैं अच्छा परफॉर्म करने लगा। मैंने उनकी मॉर्निंग मीटअप्स भी काफ़ी किए। मैं इसलिए अंकुर सर को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उनके कारण मेरी ट्रेडिंग पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट आया है। सो दैट आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। सो वही चीज़ है कि आप लोग भी करिए, डे ट्रेडिंग कम करिए, स्विंग में लेके जाइए। अब मैं नहीं बोलूँ, मैंने आप लोग के साथ कुछ दिन पहले ये चार्ट शेयर किया था निफ्टी का, निफ्टी मिड कैप का, आई गेस मिड कैप था या स्मॉल कैप था, आई डोंट रिमेंबर इट एग्जैक्टली। बट कहीं ना कहीं कि यहाँ पे अग्रेसिव जाना इज़ नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि मैंने आपके साथ फीबो के लेवल्स कुछ शेयर किए थे। येस, इट वॉज निफ्टी स्मॉल कैप, सॉरी आई रिमेंबर इट नाउ। सी नेक्स्ट स्मॉल कैप। ओके, सो यही मैंने आपको बोला था कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली यही चार्ट है, वही फीबो के लेवल से अभी तक प्रिंटेड है। कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अग्रेसिव जाइए आप बहुत ज़्यादा। यहाँ पे अगर आप डे ट्रेडिंग करो थोड़ा, दैन इट इज़ ओके, बट बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो को अग्रेसिव रखने से, मैंने भी अभी मेरा पोर्टफोलियो काफ़ी लाइट कर लिया है। इसलिए मैंने आयरेडा को भी क्लोज़ कर दिया था, करना नहीं चाहिए था, IPO हाइस के ऊपर क्लोज़ किया है उसने, बट मैंने क्लोज़ कर दिया उसको फ्राइडे को, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं इतना अच्छा नहीं लग रहा है। अब हर किसी का नज़रिया अलग होता है। कुछ लोग बोलेंगे कि शायद मैं ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड हूँ, लेकिन मैं शॉर्ट पोजीशंस नहीं बनाई है मैंने। मैं बस मेरे
जो ओपन गेंस थे उनको थोड़ा बुक कर रहा हूँ, ताकि अगर यहाँ से रोल ओवर आता है तो मैं थोड़ा कंफर्टेबल रहूँ। क्योंकि चीज़ क्या है, आप ये देखिए एग्जैक्टली फीबो के रेजिस्टेंस लेवल पे वो ट्रेड कर रहा है, और जो एंगल ऑफ रैली थी दिस टाइम इट वाज very steep compared to the last one, and last one was a very longer one. This one maybe it would be a shorter one. ये एक रेंज फॉर्मेशन आया बीच में, एंड देन अगेन गुड रैली। सो अगर ये यहाँ पे ठीक है वापस कंसोलिडेट करता है 2-3 दिन, फिर ब्रेकआउट देता है, तो फिर अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेंड के साथ चलते रहेंगे, हम पोजीशंस में गेंस बनाते रहेंगे, कोई इशू नहीं है। बट मैं एट प्रेजेंट बहुत अग्रेसिव नहीं हूँ, मैं आपको मेरी बात बता रहा हूँ। मे नॉट बी द सेम विथ यू, और मैं फुल रिस्पेक्ट करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ जो लोग लॉन्ग्स हैं उनके साथ। मैं मेरा केस बता रहा हूँ, मैं नया हूँ, मैं गलत जा सकता हूँ, पॉसिबल है। सो इंडिकेटर्स के बारे में मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, और एंट्री एग्जिट के लिए मैंने आपको बताया कि अगर मैं इनसाइड बार ट्रेड कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने आयरेडा को ट्रेड किया एज एन इनसाइड बार, तो मैं यही करता हूँ कि मैं जो मदर कैंडल की हाइज है, जो कि बहुत ज़्यादा अगर टाइट कैंडल बनी है तो ही मदर कैंडल की हाइज के ऊपर मैं एंटर करता हूँ, और उसके बाद जो लोज होते हैं मैं नियरली वहीं पे स्टॉप रखता हूँ। ये तो ओपन इजिकल्स टू हाइज था, तो ओपन इजिकल्स टू लो था, तो कहीं ना कहीं बहुत ही ईजी सेटअप था ट्रेड करने के लिए। आयरेडा मे बी वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट सेटअप जो कि मैंने पिछले कुछ दिनों में ट्रेड किया है। बहुत ही सिंपल सेटअप था ये, तो ये निकला और लोस के पास मेरा स्टॉप लॉस था ₹1, आधे रुपये का भी स्टॉप लॉस नहीं था। तो मान लो अगर आपने 10,000 क्वांटिटी के साथ भी अगर आपने एंट्री ली है, तो आपका मैक्सिमम 5,000 का लॉस हो सकता है, लेकिन नियरली वो आपको 70-80 हज़ार का प्रॉफिट दे सकता था। मैं एक रैंडम बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैंने 10,000 के साथ एंट्री ली थी, एक जस्ट एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो जैसे अब IB रियल एस्टेट है, तो IB रियल एस्टेट में मैंने 2 चीज़ कर रखी थी, क्योंकि मुझे सेटअप इतना पसंद था वीकली पे, तो मैंने इसमें GTT ऑर्डर्स भी लगा रखे थे, और प्रीवियस डे के हाई के ऊपर भी ऑर्डर लगा रखे थे, तो वो दोनों ही साथ में एग्जीक्यूट हो गए लकीली, और स्टॉक कल 10-11% ऊपर भी चला गया लकीली। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ लकीली, लेकिन लकीली नहीं होता ये सब, आपको स्कैनिंग करनी पड़ती है, सेटअप्स ढूंढने पड़ते हैं, उसके बाद ही आपको मिलेगा। सो बहुत ही सिंपल है, कभी भी आपको कोई सेटअप अच्छा लग रहा है उसमें GTT ऑर्डर्स लगा के रखिए, और अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्विक्शन है तो मार्केट ऑर्डर भी लगाइए, सिंपल सी बात है। कल वो ओपन इक्वल्स टू लोज था, अगेन नॉर्मली अगर हम देखें तो 82.6 के इसके हाइज थे, यहाँ पे आप देख सकते हो 82.6 के सॉरी आई मीन ओपन प्राइस था, और उसका लो था 82.5, सो नॉट मच ऑफ डिफरेंस। और उसने फिर ये पर्टिकुलरली मदर कैंडल थी इतने दिन से जो ये कर रहा था, उसके बाद उसने निकाल दिया उसको फाइनली वॉल्यूम्स के साथ। सो अब मैं बैठूंगा, आराम से बैठूंगा, मेरा स्टॉप लॉस अब यहाँ पे है जनरली अभी, बट क्योंकि अभी एक ही कैंडल बनी है इसीलिए। अब ये क्या करेगा, ये 2-3 दिन बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा और 9 EMA के पास आएगा, फिर जैसे ही ये वापस से एक फ्रेश मूव दिखाएगा, जैसे कि हमने बात करी है, यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, फिर एक फ्रेश मूव दिखाएगा, तो मैं फिर 9 EMA के नीचे स्टॉप लॉस ट्रेल कर दूंगा। सो मैं ऐसे ट्रेलिंग करता हूँ। सो ये भी मैंने आपको बता दी कि मैं एंट्री कैसे करूँ। अब हर्षद भाई एग्जिट कैसे करना है, एंट्री तो पूरी दुनिया से कहा रही है, आप एग्जिट के बारे में भी कुछ बता दो। तो अब जैसे आइनॉक्स विंड है मेरे लिए मेरे हिसाब से बेस्ट एग्जांपल है आपको बताने का कि मैं कैसे एग्जिट, क्योंकि ये मेरा रनिंग ट्रेड है इसलिए मैं बता रहा हूँ। किसी और में बताना तो मेरे लिए बेसिकली एक बस कहानी बतानी हो जाएगी। बट आइनॉक्स विंड है फॉर एग्जांपल, ठीक है, मेरी एंट्री थी यहाँ की। अब मैं इसमें आपको एंट्री भी बता देता हूँ, एग्जिट भी बता देता हूँ, दोनों इसी चार्ट से हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो अब हुआ क्या, पहले हम जाते हैं रीप्ले बार्स में, ठीक है, ये हमने कर दिया रीप्ले बार। रीप्ले बार बहुत अच्छी चीज़ है, आप जाइए, अगर आप अपना डेटाबेस बनाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा आपको रीप्ले बार में। तो अब नॉर्मल आप सोचिए कि आप हैं 3 नवंबर को, मार्केट खुलने के पहले आपने स्कैनिंग कर रखी है, ठीक है। तो कैसे स्कैनिंग कर रखी है आपने, ये चीज़ देखिए। हमने 6 on 6 चेकलिस्ट बनाई थी, इफ़ यू रिमेंबर, हमने 6 on 6 चेकलिस्ट बनाई थी। क्या चेकलिस्ट थी, आइए हम उसको यहाँ पे देखते हैं कि क्या मैंने उसको फॉलो किया था। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, हम एक बार यहाँ पे इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, क्लियरली विजिबल है, स्टॉक नियरली 91 से 226 के लेवल्स पे आ गया। सो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, यस, ओके। सेकेंड चीज़ हमने ये बोली थी कि क्या वो अपने रिसेंट उसने HVE या HVY या फिर HVQ कैंडल बनाई थी, यानी कि हाईएस्ट वॉल्यूम एवर, हाईएस्ट वॉल्यूम ईयर या हाईएस्ट वॉल्यूम क्वार्टर का उसने कोई कैंडल बनाया था क्या, या एक बड़ी वॉल्यूम कैंडल बनी थी। तो एब्सोल्युटली जस्ट 2 दिन पहले 3 दिन पहले एक हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ द ईयर का कैंडल बना था। सो यस। चौथी चीज़, क्या वो अपने नियर टू हाइस ट्रेड कर रहा है। सो आप देखोगे जनरली ये रहा,
ये उसका प्रीवियस हाई था, तो मेरे हिसाब से शायद सिर्फ 3-4% दूर था। सो एब्सोल्युटली येस, नियर टू इट्स हाइज ट्रेड कर रहा है। चौथी चीज़, क्या वो अपने सारे की EMAs के ऊपर ट्रेड कर रहा है और क्या तीनों की EMAs अपवर्ड स्लोपिंग है? एब्सोल्युटली 1 2 3 तीनों की EMAs के ऊपर है और दोनों नियरली अपवर्ड स्लोपिंग हो चुके हैं। सो येस। पांचवी चीज़, क्या वो कंसोलिडेट कर रहा है? येस एब्सोल्युटली। आप देखो, एक शेकआउट आया, वापस से उसने रिकवर किया और 4 दिन में वापस से उसने एकदम टाइट कैंडल्स बनाई है 4 दिनों में। सो येस। छठी चीज़, क्या उसने कोई रिसेंट एक शेकआउट केस उसमें बनाया है? एब्सोल्युटली ये रहा, ये एकदम क्लियरली विजिबल है शेकआउट केस। ये यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर फेल हुआ, फिर रिकवर किया उसने। ये शेकआउट कंप्लीटली एक माइनर शेकआउट का केस है। सो येस, मेरे हिसाब से ये 6 ही थे या एक और कोई था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मेनली यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं सबसे ज़्यादा। नियर टू हाइज है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम ड्राइव हो चुका है कि नहीं। येस आई रिमेंबर। मैं भूलना इतना आसान नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी है। तो आप देखिए वॉल्यूम, अगर हम ये रैली के बारे में वॉल्यूम्स देखें, जब भी वॉल्यूम्स आए ऑन द बाइंग साइड आए, एंड देन जब से कंसोलिडेशन में घुसा है, 1 2 3 4 5 बार क्यू कैंडल्स यानी कि क्वार्टरली लोएस्ट वॉल्यूम की कैंडल्स बनाए। एंड देन अगर आप रिसेंट टाइम्स में देखें तो वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है अगेन। सो वॉल्यूम ड्राई, येस। सो इफ़ यू सी 7/7 का स्कोर था इसका, 7/7 का स्कोर। सो मेरे लिए नॉट टू मिस सेटअप था। एब्सोल्युटली एकदम सिंपल, मैं आपको बात बता रहा हूँ, जो मैं ट्रेड करता हूँ वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो 7/7 सेटअप था और मेरी एंट्री कहाँ पे थी हर्षित भाई? एंट्री कहाँ पे लिया? तो एंट्री सिंपल था। ये जो 4 दिन जो इसने टाइटनेस बनाई है 217 218 के हाइस, एग्जैक्टली उसके ऊपर ही अगर आप जाके देखोगे, मैंने ट्विटर पे मेरा शेयर भी किया है इसका स्क्रीनशॉट कि मेरी एंट्री प्राइस क्या थी। हम देखते हैं तो नियरली 218 के ऊपर ही मेरी एंट्री प्राइस थी। और जैसे ही उसने हाइस को निकाला, ये मैंने और थोड़ी सी एंट्री ली थी, बट इतनी ज़्यादा क्वान्टिटी नहीं थी उसमें। सेकेंड एंट्री में, फर्स्ट एंट्री मेरी अच्छी खासी साइज़ थी यहाँ पर, तो मैंने ट्रेड किया। अब हम आके देखते हैं कि इसने फिर मूव कैसे किया आगे जाके। पहला दिन शानदार मूव आया। फर्स्ट डे पे नियरली स्टॉक 11% ऊपर क्लोज हुआ। नियर टू डे हाइज, न्यू ब्रेकआउट, शानदार वॉल्यूम आया। अगले 3 दिन में ये देखिए, मैंने इसको कलर मैंने थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ऑलरेडी मैं बना के रखा है क्योंकि इस चीज़ को, ये है तो ये मैंने बना के रखा था जनरली कि भाई अगर ये यहाँ पे ऐसा कुछ करता है तो डेफिनेटली एक वापस से फ्रेश एंट्री बनेगी उसमें। ओके, सो प्रोफाइल, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा नेट स्लो है। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट आइनॉक्स विंड। मेरे पेज पे ये रहा। सो आइनॉक्स विंड, जैसे कि ये मेरी जो होल्डिंग क्वांटिटी थी वो मैंने, नॉट क्वांटिटी, प्राइस 218 का प्राइस था, 360 पे है अभी भी मैं होल्ड कर रहा था, बट नॉट फुल साइज। सो मैं आपको वही बता रहा हूँ, ये रहा 218, यहीं पे मेरी एंट्री थी। आपको हमेशा एंटर वहाँ करना है जहाँ पे 3-4 टाइट कैंडल्स मिल जाए या 2 टाइट कैंडल मिल जाए, और उसके 2 टाइट कैंडल्स की जो हाइज है जनरली जस्ट जैसे ही वो उसके ऊपर निकलता है। और आप देखिए इस दिन भी लो, ओपन और लो दोनों सेम था। अगर आप यहाँ पे आके देखिए, ओपन प्राइस 216, लो प्राइस 215.65। तो इससे आपको पता चलता है कि डिनायल है नीचे जाने का और उसी दिन वो मूव करने वाला है। सो बहुत ही इजी ट्रेड वो आपके लिए फिर बन जाता है। और फिर उसके बाद तो सिंपल, यहाँ पे ये मुहूर्त ट्रेडिंग के बाद आपके पास वापस से एक एंट्री का मौका था। ये यहाँ पे कैंडल शायद मिस हो गई है मुहूर्त ट्रेडिंग वाली, क्योंकि 12 नवंबर का कैंडल मिस कर दिया। यस, 12 नवंबर का कैंडल मिस किया मुहूर्त ट्रेडिंग का इसने। बट सी, आपको ट्रेंड में रहना है। अब आप 9 EMA के साथ इसको करते जाइए ट्रेल। ये देखिए जैसे ही फर्स्ट 9 EMA किस हुआ, नेक्स्ट डे 7% का कैंडल। देखिए सिंपल है, एक बार रेंज से निकल गया ना, 9 EMA को नहीं तोड़ेगा। अगर वो उस ट्रेड में आपको पैसा कमाना है, वो स्टॉक अगर आपको पैसा कमा के देना चाहता है, तो फिर वो 9 EMA को नहीं तोड़ेगा, सिंपल है। और तोड़ेगा तो भी वो अंडर कट करके अगले दिन ऊपर चल जाएगा। मैं उसका भी आपको एक एग्जांपल दिखा दूंगा अभी। पक्का मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया हुआ है। यस पक्का। एंड यू सी द मोमेंटम, द ट्रेडिंग,
ट्रेंड इन विच दिस इज गोइंग। पर यही चीज़ थी, मैंने यहाँ पे मेरी नियरली हाफ क्वांटिटी 30% क्वांटिटी एग्जिट कर दी थी 290 के आसपास, 295 290। मैंने यहाँ पे शायद शेयर भी किया था, किसी ने मुझे पूछा था कि अर्षित भाई आपने फुल क्वांटिटी होल्ड करके रखी है क्या। मैंने बताया भी था कि होल्डिंग फुल क्वांटिटी नो एग्जिटेड 30% एट 295। मैंने यहाँ पे 295 पे 30% एग्जिट कर दी थी, और उसके बाद वो अगले ही दिन नियरली वापस से 16% निकल गया था। बट उसके बाद कंटिन्यूस है, बाकी क्वांटिटी मैं होल्ड कर रहा हूँ अभी भी, क्योंकि मैं अब इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये चल रहा है तो जब तक चलना है चलने दो। 70% क्वांटिटी अभी भी मैं होल्ड करके बैठा हूँ, और पोर्टफोलियो इम्पैक्ट आपको तभी दिखेगा। जस्ट एक एग्जाम्पल लीजिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए आपने 20% मान लीजिए कि आपने 20% ऑफ योर पोर्टफोलियो साइज लगाया है, ठीक है, पोर्टफोलियो साइज लगाया है, ठीक है। मान लीजिए आपका कैपिटल है 10,000 रुपये, 1,00,000 रुपये है, ठीक है। यानी कि आपने 20,000 रुपये लगाए हैं आइनॉक्स विंड में, आपने लगाए हैं आइनॉक्स विंड में, ठीक है। और वो स्टॉक आपका जा चुका है नियरली कितना ऊपर, 60% ऊपर, 60%, 60%, ओके, 60%। सो दैट मीन्स योर गेन्स आर 12,000, your gains at 12,000, and what is your portfolio impact on that? What is your portfolio impact on that? Portfolio impact is 12%. And what was the time span? Time span was 1 month. So just by 20% portfolio size, a stock which has moved 60% in a month has impacted 12% to your portfolio. 12% के गेन्स उसने आपके पोर्टफोलियो पे दिखाए हैं, एज इन योर कैपिटल, कैपिटल की बात कर रहे हैं। 1,00,000 पे 20,000 आपने लगाया, 12,000 कमाया, तो 12% आपका हो गया 1,00,000 पे। वो अगर आपके पास एक महीने में ऐसा कोई स्टॉक आप पकड़ लेते हो जिसमें आपने 20% साइज लगाई है और वो इतना अच्छा मूव किया है, देन यू आर गोइंग टू मेक अ किलिंग, डेफिनेटली। जैसे मानस सर करते हैं, मानस सर गोज बिग, वो बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हैं, और उनका कन्विक्शन रहता है उन सेटअप्स में। आप SJVN देखिए, आप IPL देखिए, आप JSW एनर्जी देखिए, सब ने उन्होंने उनको एक अच्छा मूव दिया है हर जगह। पराग मिल्क हो गया, सो वो 4-5 स्टॉक मेनली मैंने जहाँ तक देखा है वो ट्रेड करते हैं एट अ टाइम आपके पोर्टफोलियो में। मोस्टली उनके 15-20% साइज रहते हैं, और स्टॉक उनको 30-40% रिटर्न देते हैं। सो आप अगर क्यूमुलेटिव देखेंगे तो महीने का इम्पैक्ट आपका 15-20% अगर आपको मिल रहा है। सो मेरे को आप बता दीजिए दुनिया का कौन सा ऐसा बिजनेस है, कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आपको महीने का 15%। ऑब्वियसली ये सस्टेनेबल नहीं है, हर महीना नहीं होता है जहाँ पे आपको 15% 20% मिलेगा। बट अगर 1-2 महीना भी आपको ऐसा मिल जाता है, सो दैट इज़ गोइंग दैट मंथ्स आर गोइंग टू टेक यू फ्यू मंथ्स अहेड। कि कहीं आपको 1-2 महीना आपका फ्लैट भी जाता है, या आपको 2-3% कैपिटल एरोड भी होता है, कहीं ना कहीं वो 2 महीने आपको बहुत हेल्प करेंगे। और वही नवंबर में हुआ काफ़ी लोगों को। जनरली मैंने भी, जैसे मेरा भी नियरली 30% का गेंस था, तो वो अब मुझे 1-2 महीना आगे ले गया। अगर मान लीजिए दिसंबर और जनवरी मुझे ट्रेड्स नहीं मिलते इतने अच्छे, कोई इशू नहीं है, मैंने 3 महीने का 1 महीने में बना लिया है। 3 महीने का नहीं, एक्चुअली साल का है। अगर आप 30% साल का, 30% तो ज़्यादा बोल रहा हूँ, राकेश सर ने बोला था, राकेश झुंझुनवाला सर ने, इफ़ आई एम मेकिंग 18% आई एम एन किंग, और अगर मैं 21% बना रहा हूँ तो मैं एक एम्परर हूँ। सो परसेंटेज गेंस के हिसाब से देखिए हमेशा हर चीज़ को आपके पोर्टफोलियो में कि इम्पैक्ट कितना हो रहा है। इम्पैक्ट एनालिसिस ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इम्पैक्ट अगर आप समझ गए कि आपके ट्रेडिंग का इम्पैक्ट आपके करियर पे, एज इन आपकी लाइफ पे क्या है, ना, एवरीथिंग, इम्पैक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये चीज़ होती है कि आप एक अच्छी साइज के साथ जाएँ तो बहुत अच्छा आपको मिल सकता है फिर वहाँ पे गेन। सो आइनॉक्स विंड, अब एग्जिट की अब बात मैंने आपको बताया, मैं इंटरफियर ही नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं कुछ नहीं यहाँ पे रीटेस्ट किया। मैं और ऐड करना चाहता था बट मैंने नहीं किया, क्योंकि उस टाइम मेरा फिर फुल्ली डिप्लॉयड हो चुका था। क्योंकि ये नियरली 20 नवंबर है, तब मार्केट्स बहुत शानदार मूव कर रहे थे। सो मैंने फिर उस टाइम छेड़खानी नहीं करी, मैं नहीं ले पाया। अफसोस है, बट स्टिल अगेन लर्निंग है। नेक्स्ट टाइम मैं नहीं मिस करूँगा ऐसे किसी सेटअप को, जहाँ पे, कौन सा सेटअप, जहाँ पे एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन से स्टॉक निकला हो, गया 9 EMA रीटेस्ट, गया 9 EMA रीटेस्ट, बूम, शानदार मूव। ऐसे सेटअप्स को आपको नहीं। हाँ, ये भी मैं मानता हूँ हर स्टॉक में ऐसा नहीं होता है, ये एक स्पेशल सिचुएशन था जहाँ पे कि आइनॉक्स विंड और IWL का मर्जर हो रहा है, कहीं ना कहीं ट्रैक्शन आ रहा है वहाँ से, विंड सेक्टर ट्रेंड में भी है। सो
बहुत सारी चीज़ें जब क्यूमुलेटिव होती है तभी आपको इतना बड़ा रिटर्न, आपको इतना बड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिलता है। सो एंट्री एग्जिट के बारे में भी बात कर ली, तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत लंबा है मेरे हिसाब से, सबसे लंबा वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड किया है वो यही होगा। बट अगर आप एंड तक रुके हो तो सैल्यूट है, क्योंकि मैं मेरे दिल से बात कर रहा था। मैं कोई रूल्स जो मैंने किताब में पढ़े वो नहीं बात कर रहा हूँ, बस जो मैं दिल में रखता हूँ, जो मैंने मार्केट में देखा है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अगर आप लोगों को कहीं पे कोई कुछ गलत लगा हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, मैं उस चीज़ को करेक्ट भी कर दूंगा। नो इश्यूज़ इन दैट। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग टिल दी एंड एंड सपोर्टिंग मी। और आप लोग का प्यार बहुत अच्छा है, वो दिख रहा है। मतलब नियरली 1 महीना भी नहीं हुआ है, आप लोग मुझे 100 से 350 सब्सक्राइबर्स पार करवा दिए। तो थैंक यू वेरी मच। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, एंड बताते रहिए कमेंट्स में कि कैसा लगा वीडियो और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए या क्या टॉपिक पे वीडियो चाहिए। So thank you very much. Enjoy your weekend and have a very good trading session. Be cautious. Take your stops. अगर कहीं पे स्टॉप लॉस हिट हो रहा है ले लीजिए। कल ही मैंने मुझे एक ट्विटर पे एक जन का मैसेज आया कि हर्षद भाई मैंने GMDC लिया है 323 पे 800 क्वांटिटी। GMDC का अगर हम चार्ट देखें, नो सॉरी नॉट GMDC, मोइल, सॉरी दोनों भाई भाई है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। ओके, सो उन्होंने मुझे बोला हर्षित भाई 323 पे यहाँ पे उन्होंने स्विंग के लिए फॉर 335 का टारगेट था उनका। क्या था मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। एंट्री है उनकी 323 पे और उनका टारगेट था 335। सो व्हाट इज़ द रिवॉर्ड? रिवॉर्ड है उनका 12 पॉइंट्स। ठीक है, मैंने उनको सिंपल चीज़ बोली, जहाँ पे रिवॉर्ड 12 पॉइंट्स है ना, आपका रिस्क जो है ना मैक्स टू मैक्स 12 पॉइंट होना चाहिए। जनरली ये भी ज़्यादा है 1:1, बट ठीक है डिसेंट मानते हैं हम इसको। बट अगर आप 1:2 ट्रेड कर रहे हो तो 6 पॉइंट ओके, या 9 पॉइंट मान लीजिए, इतना आपका बेसिकली स्टॉप रहना चाहिए, नॉट मोर देन दैट। करेंटली उन्होंने मुझे जब भेजा तब 299 पे था मोल। So if you see 323 minus 299, 323 minus 299 is 24. So his trade is already in 1:2, sorry not 1:2, 1:0.5। अगर मैं बोलूँ तो 2 मतलब रिवॉर्ड इन और रिस्क के हिसाब से उनका ट्रेड जो है 1:2 हो गया था। तो जितना उनका रिवॉर्ड का टारगेट था उससे डबल उन्होंने रिस्क दे दिया है। सो ये ट्रेड मैनेजमेंट नहीं है, दिस इज़ अ ब्लंडर जो कि आप आपके पोर्टफोलियो को फेस करने को बोल रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेटअप यहाँ से घूमेगा नहीं, मेरे को बहुत अच्छा सेटअप लगता है, मेरे पास तो है भी। मैंने आपको बताया था 299 पे एंट्री है मेरी, और मैं अभी देख रहा हूँ 316 के ऊपर फ्रेश एंट्री लूँगा मैं इसमें एकदम। क्योंकि अगर आप देखो मंथली पे, दिस इज़ मॉन्स्टर है अगर आप मंथली पे देखोगे इसको तो 2011 का ब्रेकआउट है, नियरली 12 साल का ब्रेकआउट है। तो कहीं ना कहीं मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ ऐसे सेटअप्स को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वॉल्यूम पे भी आप देखो तो पुल बैक बहुत ही शानदार है इसका, बहुत ही लो वॉल्यूम पे पुल बैक दिया है उसने। यहाँ पे भी जो पुल बैक था उसमें भी लो वॉल्यूम था, यहाँ पे भी जो पुल बैक था उसमें भी लो वॉल्यूम था। तो आपको ये बता रहा है कि सेलिंग साइड पे कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो डेफिनेटली मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सिंपल सी बात है। बट 316 के ऊपर मैं मेरी क्वांटिटी डेफिनेटली इसमें ऐड करूँगा। बट जो उन्होंने बोला उनका रिवॉर्ड जो है वो नीली रिस्क से आधा है। सो ऐसे ट्रेड मत करिए कभी भी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं उनका इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक लर्निंग बता रहा हूँ। कभी भी आप ऐसे ट्रेड मत करिए जहाँ पे कि आपका जो रिस्क है वो आपके रिवॉर्ड से डबल है। ये अच्छा ट्रेड मैनेजमेंट नहीं है। आपका पोर्टफोलियो पे बहुत बड़ा रिस्क वहाँ पे जा सकता है, भले वो यहाँ से 335 चले जाए, 340 चला जाए, बट अगली बार से ऐसा आप जनरली मत करिए। हमेशा डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करिए।